हाय हेलो फोक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है 10 इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स और 10 इंटरेस्टिंग आपके सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो ये 10 के 10 सेक्टर्स के अंदर आपकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है हमें बहुत अच्छी देखने मिल रही है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही है, और सारे सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्जिन इंक्रीज जो है हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो हर एक सेक्टर के अंदर जिसके बारे में हम बात करेंगे अच्छी खासी टेलविंड्स है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है अपने कॉन कॉल के अंदर। अब ये हमें कहाँ से समझती है? अगर आप देखोगे तो हर एक सेक्टर के अंदर अगर आप हर एक पीयर ट्रैक करोगे उस कंपनी का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस सेक्टर के अंदर का जो मैनेजमेंट है वो कितना ज़्यादा एग्रेसिव है और किस तरीके की गाइडेंस जो है मैनेजमेंट दे रहा है। और अगर आपको वही चीज़ कॉमन उस सेक्टर के सारे पीयर्स के अंदर देखने मिलती है तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यार इस सेक्टर के अंदर जो है हमें अच्छी खासी टेलविंड्स देखने मिल रही है। तो जो पहला जो सेक्टर है वो है आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्टर। अगर आप देखोगे तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्टर के अंदर भी जो है अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग प्लेयर्स है जो कि काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पहले जो है ओवरऑल इंडिया के अंदर जो है ट्रांसमिशन का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है और अभी भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है आपका नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हो रही है। ग्लोबली भी यही हो रहा है। और अगर आपको एनर्जी आपकी भले ही नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसे ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर ये मैकेनिज्म ही आपके पास नहीं होगा तो बीट आपका रिन्यूएबल एनर्जी, बीट आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो अगर एनर्जी के अंदर हमें रिन्यूएबल के अंदर भी शिफ्ट देखने मिला तो अच्छा खासा हमें जो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है फिर भी लगेगी, क्योंकि एनर्जी किस तरीके की भी हो आपको ट्रांसफ़र तो करनी ही पड़ेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट तो करनी ही पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें जो है वो रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो और कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन लाइन से वो यूज़ नहीं होती है, उस केस में आपको अलग ट्रांसमिशन लाइन्स बिठानी पड़ती है, अलग मैकेनिज्म होता है, अलग टाइप के टॉवर्स होते हैं। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपका उसके अंदर भी हमें रिप्लेसमेंट देखने मिलेगा। कई सारे कॉन्टिनेंट्स में अगर आप देखोगे, कई सारे कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे, तो आप यूरोप के अंदर देखो, यूएस के अंदर देखो, तो वहाँ पे इनकी जो ट्रांसमिशन लाइन्स है, जो पावर ग्रिड्स है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रिड अपग्रेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि पुराने ग्रिड से अगर पुराने ग्रिड्स के थ्रू आप पावर ट्रांसफ़र करोगे तो आपके पावर के अंदर जो ट्रांसफरिंग करते टाइम जो एफिशिएंसी होती है वो फॉल हो जाएगी और पावर लॉस हमें देखने मिलेगा। इसलिए अगर आप देखते हो तो ग्रिड जो है कुछ टाइम बाद आपको रिप्लेस करनी ही पड़ती है। आप इसे जो है आपका मतलब आप इलास्टिकली ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैं इस परचेस को डिफ़र कर दूंगा, इन चीज़ों को, डेवलपमेंट को जो है वो डिफ़र कर दूंगा। गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका आपका और इसके साथ साथ आपका यूरोप, ये दो कॉन्टिनेंट से जो है अच्छा खासा डिमांड देखने मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका ट्रांसमिशन। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी अगर आप ट्रांसमिशन सेगमेंट के अंदर देखोगे और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर देखोगे तो बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है। जहाँ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी रिन्यूएबल्स वाला शिफ्ट हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है। अगर आप देखोगे तो पावर ग्रिड भी जो है अपना ट्रांसमिशन का केपेक्स जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रही है। FY25 का जो केपेक्स है इन्होंने वही कितनी बार तो इंक्रीज़ किया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो आपका ट्रांसमिशन का एक्सपेंस है वो बजट के अंदर डिसाइड नहीं किया जाता है। ये जो एक्सपेंस है ये पावर ग्रिड डिसाइड करता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले केपेक्स जो था इनका 21,000 के आसपास का था, अभी पावर ग्रिड ने जो इनका FY25 का केपेक्स का प्लान है वो 23,000 करोड़ के आसपास कर दिया है। और हो सकता है कि अब FY26 के लिए जो है यही लेवल के आसपास गाइड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने FY25 के अंदर इनका जो केपेक्स का प्लान है वो कॉन्स्टेंटली ये लोग इंक्रीज़ करते रहे, हो सकता है कि आपका FY26 के अंदर भी ये लोग जो है कॉन्स्टेंटली इसी तरीके से इनके प्लान जो है वो इंक्रीज़ करते रहेंगे। फिर इसके साथ साथ आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर जो है अलग अलग सेगमेंट्स वाली कंपनीज आती है। अब ये सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई कंपनी जो है केबल्स और वायर्स बनाती है जो कि आपके पावर ट्रांसमिशन के लिए अंदर लगते हैं। कोई कंपनी जो है आपकी EPC सेगमेंट के अंदर ये कंपनीज काम करती है, मतलब आपको अगर टावर बनाना है या मोनोपोल्स वगैरह बनाने हैं उसके लिए किस तरीके की इंजीनियरिंग लगती है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली पावर ग्रिड जो है हर चीज़ खुद नहीं कर सकती है। तो ये जो आपकी EPC कंपनीज होती है वो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये खुद मैन्युफैक्चर करती है आपके टावर्स वगैरह और फिर वहाँ लगवा देती है या इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके लिए।
फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपका ट्रांसफार्मर वाली जो कंपनी है, जो कंपनी आपका सबस्टेशंस बनाती है, ट्रांसफार्मर बनाती है जो कि आपको पावर ट्रांसमिशन के लिए लगता है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब हम जो है इसे डिकोड करेंगे, ऐसा ही नहीं है कि यार सेक्टर ओपन कर दिया और बीच में से छोड़ दिया, हम इस सेक्टर को जो है प्रॉपरली डिकोड भी करेंगे। और अगर आपको इस सेक्टर के बारे में पूरा आइडिया लेना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया हुआ है, आप वो वीडियो जाकर देख लो। और अभी करंटली हम क्या कंपनीज इस सेगमेंट के अंदर काम करती है, तो अगर आप स्किपर को देखोगे तो स्किपर भी जो है कॉन्स्टेंटली अपनी अर्निंग्स ग्रो करते जा रहा है। इसके साथ साथ मार्जिन्स के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है, हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को। अगर आप देखोगे Q3 के अंदर भी स्किपर ने जो है 41% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 76% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिली है हमें। और EPS के अंदर जो है अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है। इसके साथ साथ अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखोगे तो मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो करंटली अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने मिला है। तो PE मल्टीपल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो स्किपर पहले जो है 64 के PE मल्टीपल पर ट्रेड करता था, अब इसका PE मल्टीपल जो है अगर आप देखोगे तो 39 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मल्टीपल वाइज भी अगर आप देखोगे तो करेक्शन देखने मिल रहा है, जो कि ये सारी सेगमेंट वाली कंपनीज को जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। अब स्किपर की तरह एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका नाम है विवियाना पावरटेक। अब विवियाना पावरटेक भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। अगर आप इनके Q3 FY25 के अपडेट देखोगे तो कंपनी ने जो अपनी सेल्स है वो ओवर 156% से इंक्रीज़ करी है। और अगर आप देखोगे तो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था, और इन्होंने आई थिंक इनका प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ओवर 200% के आसपास, 300% के आसपास कंपनी ने अपना पैड ग्रो किया है। और अगर आप देखोगे तो 9 मंथ्स के हिसाब से, मैं 9 मंथ्स की बात कर रहा हूँ, तो 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 240% ईयर ऑन ईयर लेवल पे जो है इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ करे। इसके साथ साथ अगर आप EPC कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो आपकी ऑर्डर बुक जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारी आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनीज़ आ रही है उनके लिए ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक, ये कुछ दो चीज़ें जो कि आपको ट्रैक करनी चाहिए। इसके साथ साथ अब मुझे विवियाना के बारे में क्या इंटरेस्टिंग लगता है पता है क्या, कि विवियाना के केस में अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई है। और जहाँ अगर आप देखोगे तो स्किपर के जो एबिटा मार्जिन है वो डबल डिजिट टच कर रहे हैं, 10% 11% के आसपास उनके एबिटा मार्जिन है। वहाँ आप देखोगे तो विवियाना पावर जो है इनके पैट मार्जिन से डबल डिजिट के अंदर है। और मैनेजमेंट भी जो है आपके डबल डिजिट पैट मार्जिन के लिए जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ से भी मैनेजमेंट बता रहा है कि एबिटा मार्जिन जो है और इंक्रीज़ होते रहेंगे, इनके कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होते जाएंगे, और अगले 2 से 3 साल के लिए आपका पैट मार्जिन बेर मिनिमम डबल डिजिट में रहेगा। फिर इसके साथ साथ अगर आप विवियाना की ऑर्डर बुक देखोगे तो 236 करोड़ की तो इनके पास ऑर्डर बुक पड़ी हुई है। बाकी ये लोग इनके ऑर्डर्स के लिए बिड वगैरह भी कर रहे हैं। और अगर आप इनकी प्रेस रिलीज पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी भी Q4 के अंदर जो है कंपनी के पास अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल है। और पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। विवियाना के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अक्टूबर के टाइम पे इन्होंने एक ट्रांसफार्मर फैसिलिटी भी इनॉग्रेट करी है। वहाँ अगर आप देखोगे तो टोटल ये लोग जो है वो फैसिलिटी से कुछ 10 to 15 करोड़ के आसपास का जो है वो रेवेन्यू पोटेंशियल है इनिशियली आपका अगले 2 साल के लिए। और ओवर फ्यूचर ये लोग उस फैसिलिटी से जो है 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो EPC कंपनीज़ है उनके अंदर रिस्क क्या सबसे बड़ा होता है पता है क्या, रिस्क ये होता है कि आपको हो सकता है कि आप किसी जगह पे जो है टावर लगाने वाले हो या मोनोपोल्स वगैरह लगाने वाले हो, ट्रांसफार्मर्स लगाने वाले हो, तो हो सकता है कि यार उस एरिया के अंदर लैंड पार्सल के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिले, लैंड आपको मिला नहीं, कुछ इशू हो गया, कुछ लीगल इशू हो गए, तो उस केस में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको एग्जीक्यूट करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई इशू हो जाता है तो कुछ कुछ केस में कॉन्ट्रैक्ट आपके कैंसिल भी हो जाते हैं, ऑर्डर बुक रिड्यूस हो जाती है, और उस क्वार्टर के अंदर स्पेसिफिक क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज़ भी जो है आपके हिट ले लेते हैं। टेक्नो इलेक्ट्रिक के केस में अगर आप देखोगे तो ये भी आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट के अंदर काम करते हैं। तो सितंबर मतलब Q2 FY25 के अंदर इस कंपनी के अंदर इशू देखने मिला था, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर शिफ्ट इन डिमांड हुआ। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो Q3 के अंदर ये कंपनी ने जो है 95% से सेल्स इंक्रीज़ करी है। और आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है आपका 4% के आसपास का था। EPS इस कंपनी का अगर आप मोर और लेस देखोगे तो सेम ही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बाकी कंपनीज़ की बात करें तो आप EPC सेगमेंट के अंदर ही देखोगे तो एक और कंपनी है बजेल प्रोजेक्ट्स। अब बजेल प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो इसके PE के अंदर भी जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला है। अब ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी,
और इसलिए इसका पी जो है बहुत ज़्यादा हाई था। और अगर आप देखोगे तो ये कंपनी रिसेंटली जो है लॉस से पैट पॉजिटिव हुई है, तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ये रीज़न की वजह से भी जो है इनका पी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका था, क्योंकि पी रेशियो के अंदर आपका जो अर्निंग्स वाला जो डिनोमिनेटर था वो बहुत ज़्यादा लो था, और जब आपका डिनोमिनेटर लो होता है तो आपका पी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी हमें देखने मिल रही थी और अभी भी हमें देखने मिल रही है। बस बजेल के केस में प्रॉब्लम यह है कि इनके मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये एक प्रॉब्लम हमें ईपीसी कंपनीज़ के अंदर देखने मिला। फिर उसके बाद हम ट्रांसफार्मर्स वाली कंपनी के अंदर आए, तो ट्रांसफार्मर वाली वो सारी कंपनीज़ है जो कि आपके ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है। अब ट्रांसफार्मर कंपनीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा टेलविंड्स है, अब सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी जो है ये है ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। अगर आप इस कंपनी का कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके ट्रांसफार्मर सेगमेंट के अंदर इतने ज़्यादा कैपेसिटी, अभी करंटली कैपेसिटी तो है और इतने ज़्यादा ऑर्डर है कि आपको बस कैपेसिटी सेटअप करनी है और आपको ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर ये क्या हो रहा है कि आप बस जल्द से जल्द आपके क्लाइंट को जो है ट्रांसफार्मर बना के दो। अगर आप जल्दी बना कर दोगे तो क्लाइंट जो है आपको ऑटोमेटिकली प्रीमियम वगैरह देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑर्डर बुक बड़ी हेल्दी है, अगर आप इस कंपनी की देखोगे तो ग्रोथ हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। जहां अगर आप बाकी कंपनीज को देखोगे तो ट्रेल जो है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है और इनको जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर इंक्वायरीज भी आते जा रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने यही बताया कि अगले 2 से 3 सालों के लिए इनकी जो कैपेसिटी है वो फुल है और इन्हें अगर और ऑर्डर लेने, इन्हें जो है और ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करना है तो इन्हें कॉन्स्टेंटली जो है इनके जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और बाकी प्लेयर्स के अलावा भी कोई एक्सपेंशन ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अगर आप ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो वो सारी कंपनीज जो है आपका अर्निंग्स एक्सपांशन के पीछे पड़ी हुई है। अब अर्निंग्स एक्सपांशन कैसे होगा? अब कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे तो हर एक कंपनी जो है अर्निंग्स एक्सपांशन के पीछे होती है। अब ये कैसे होगा? इन्हें जो है कॉन्स्टेंटली कैपेसिटी एक्सपांशन करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनकी सेल्स इंक्रीज होगी और फिर उसके बाद जो है अर्निंग्स इंक्रीज होगी। लेकिन ओवरऑल डिमांड अगर आप देखोगे तो डिमांड सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और सब लोग केपेक्स कर रहे हैं। ट्रेल भी केपेक्स कर रहा है, आपका जो दूसरी कंपनीज है वोल्टैम्प वगैरह वो भी केपेक्स कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बैकवर्ड इंटीग्रेशन का, जहाँ इन्हें जो है इनके मार्जिन्स थोड़े कम हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो CRGO का जो प्रोसेसिंग यूनिट था वही परचेस कर लिया और अब इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी हो गया, जिसकी वजह से इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ट्रेल के केस में वो ऑटोमेटिकली फॉल हो गए, जिसकी वजह से अगर आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप पिछले साल के इनके मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन 10% के आसपास के थे और अब भी अगर आप इनके दिसंबर 2024 के मार्जिन देखोगे तो मार्जिन जो है 15% के आसपास जा चुके। तो मार्जिन के अंदर हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है। अब ट्रेल के केस में पी अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली भी मार्केट फॉल हुआ है। अगर आप इसका पी देखोगे तो पी जो है 150 से पी सीधा 76 के आसपास जा चुका है। तो आप देखो कि अगर आप ट्रांसफार्मर वाली कंपनी ट्रैक कर रहे हो, ईपीसी कंपनी ट्रैक कर रहे हो, आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के अंदर सेक्टर के अंदर कोई भी कंपनी ट्रैक कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो बेसिकली वैल्यूएशन है वो थोड़ा कंट्रोल्ड हो, क्योंकि वैल्यूएशन इस सेक्टर के अंदर अभी भी ज़्यादा है और जिस तरीके से मार्केट करेक्ट हो रहा है हो सकता है कि हमें इस सेक्टर के अंदर जो है इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें देखने मिल सकती है। और उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो इनका वैल्यूएशन एक और रीज़न की वजह से करेक्ट हुआ है कि पहले जो है कंपनी कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रही थी और अभी जहाँ ये ओवर 100% ग्रो कर रही थी 80% पे ग्रोथ रेट आ गई और 80% से जो ग्रोथ रेट है सेल्स की वो 50% के आसपास आ गई है। तो ये भी रीज़न है जिसकी वजह से वैल्यूएशन जो है इतनी अच्छी खासी करेक्ट हुई है। फिर अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे तो वोल्टैम्प के केस में वोल्टैम्प का प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग भी केपेक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनका सेल्स का गाइडेंस देखोगे तो इन्होंने साल के लिए सिर्फ 6 या 9% के आसपास का सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस देकर रखा था। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे इनकी ग्रोथ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर के लेवल पे वोल्टैम्प ने जो है वो 18% से ग्रो किया। मतलब मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा था उससे कंपैरेटिवली कंपनी जो है फास्टर पेस पे ग्रो कर रही है। तो ये आपको बताता है कि यार डिमांड सिनेरियो जो है इस कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर बाकी आप टेक्नो इलेक्ट्रिक की भी हम जो है ऑलरेडी बात कर चुके। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी वही वाले सेगमेंट के अंदर आता है, आपके ट्रांसफार्मर वाले सेगमेंट के अंदर टेक्नो इलेक्ट्रिक जो है सबस्टेशंस वगैरह भी बनाता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप केबल्स और वायर्स कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। इसमें भी जो कंपनी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स बना रही है उनके अगर आप मार्जिन देखोगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेंगे आपके एज़ कम्पेयर टू आपके लो मार्जिन्स। और केबल्स और वायर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आप केबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो तो आपके मार्जिन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू आपका वायर मैन्युफैक्चरिंग।
तो और आपको यूजुअली अगर आप ट्रांसमिशन के अंदर हो तो आपको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल ही लगेगी, क्योंकि अगर आप जो एनर्जी ट्रांसमिट करते हो, जो पावर ट्रांसमिट करते हो, उसके जो अगर आप ये देखोगे बेसिकली आपका वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसलिए आपको मोटी केबल्स लगती है ताकि आप पावर ट्रांसफ़र कर पाओ प्रॉपरली। तो अब हम मार्केट लीडर की बात करें केबल्स और वायर्स के अंदर, तो वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के अंदर जो टॉप लाइन ग्रोथ है, पहले पॉलीकैब जो है ओवर 30% ग्रो कर रहा था, अभी टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर थोड़ा फॉल देखने मिला है, जहाँ 20% के आसपास ग्रो कर रहा है पॉलीकैब। बस केबल्स और वायर्स सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम चल रही है ये सारी कंपनीज़ के अंदर कि कॉपर प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, जिसके वजह से ये कंपनीज़ को जो है प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा पैट इनका इतना फास्ट ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप पॉलीकैब का पैट देखोगे तो 11% से ही ग्रो हुआ है। पहले पॉलीकैब को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा था, लेकिन अब पैट के अंदर भी जो है इतनी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने नहीं मिल रही थी। Q2 और Q1 के अंदर भी हमें अगर आप देखोगे तो पैट के अंदर जो है इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं देखने मिली थी। मोर और लेस पैट जो है 1% 3% के आसपास जो है वो ग्रो कर रहा था। फिर उसके बाद केबल्स और वायर सेगमेंट के अंदर आप बाकी कंपनीज भी देख सकते हो। अब केबल्स और वायर्स वाला सेगमेंट जो है आपका, जितना ज़्यादा आपका इंफ्रा अच्छा परफॉर्म करेगा, आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, आपका जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करते जाएगी, उतना ज़्यादा ये कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। पॉलीकैब जो है मार्केट लीडर है। फिर उसके बाद KEI आ जाता है। अब KEI भी जो है पॉलीकैब के पेस पे ही ग्रो कर रहा है 20% के आसपास का। और KEI के अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन्स के अंदर मोर और लेस जो है सेम है। आगे जाकर हो सकता है मार्जिन्स इंप्रूव हो। KEI भी केपेक्स कर रहा है। पॉलीकैब भी जो है हर साल का कुछ 1000 करोड़ के आसपास का केपेक्स करते जा रहा है। फिर उसके बाद आप छोटे प्लेयर्स पे ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि डेल्टॉन केबल्स वगैरह हो गया। डेल्टॉन केबल्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, जहाँ कंपनी जो है अपनी टॉप लाइन ओवर 100%, मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 65% प्लस तो ग्रो ही कर रही है, क्योंकि इसका बेस बहुत छोटा है। फिर आप बाकी कंपनीज देख सकते हो, जैसे कि पैरामाउंट कम्युनिकेशन। अब ये कंपनी के अंदर जो है टर्न अराउंड अभी हमें देखने मिल रहा है, लेकिन इनके फाइनेंस कॉस्ट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है और डेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेट टू एबिटा देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा रिस्की बेट बना देता है इस कंपनी को। बट अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी के अंदर जो है हमें टर्न अराउंड दिखना स्टार्ट हो चुका है, और ग्रोथ अभी अभी आनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कंपनी के अंदर। केबल्स और वायर सेगमेंट के अंदर आपकी बाकी कंपनीज भी है, जैसे कि RR केबल हो गया, आपका फिनोलेक्स केबल हो गया, डायमंड केबल हो गया, डायमंड पावर हो गया। तो यहाँ ग्रोथ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, ग्रोथ जो है नॉमिनल है, और अगर आप इंडस्ट्री लीडर्स को कंपेयर करोगे तो ग्रोथ इतनी अच्छी खासी नहीं है। आई थिंक RR केबल ने तो इनका गाइडेंस भी रिड्यूस करा था, क्योंकि कॉपर प्राइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इन्वेंट्री इशू सारी कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद जो अगला सेक्टर है वो है होटल्स वाला सेक्टर। होटल्स वाले सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल कंपनी जो है आपकी मार्केट लीडर है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है आपके होटल कंपनीज़ के अंदर भी, हर एक कंपनी केपेक्स कर रही है। अगर आप इंडियन होटल की ग्रोथ रेट देखोगे तो इस बार इन्होंने Q3 ओवर Q3 जो है 29% से ग्रो करा है। पिछले क्वार्टर के अंदर भी ग्रोथ रेट जो है वो अच्छी थी, और पिछले 2 क्वार्टर से, मतलब अगर आप Q2 से देखोगे तो हमें आपकी होटल कंपनीज़ की जो ग्रोथ रेट है, सेल्स ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी खासी इंक्रीज़ देखने मिली हमें। और अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होते जा रहे हैं, और इनके अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे इंडियन होटल्स की तो एट पार विथ आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, जो कि अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो होटल कंपनीज़ के अंदर ये लोग जो है आपका क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो है पहले एसेट हैवी मॉडल के ऊपर काम करती थी, अब धीरे धीरे ये कंपनीज़ भी जो है एसेट लाइट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रही है, जहाँ अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट फीस से भी जो है ये लोग अच्छे खासे रेवेन्यूज टारगेट कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये होटल लीज पे ले लेते, या फिर ये ऐसा भी कर लेते हैं कि किसी और का होटल है, वो होटल इनके पास आता है, इन्हें मैनेजमेंट के लिए दे देता है, और उसे ये लोग जो है मैनेजमेंट फीस देते हैं ये लोग आपके इंडियन होटल्स को, और बाकी जो रेवेन्यूज है वो होटल वाला जनरेट करता रहता है। बस आपका इंडियन होटल जो है एज अ मैनेजर उन होटल्स को मैनेज कर रहा होता है। उसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री के अंदर रेव पार जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। और रेव पार के अंदर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो डबल डिजिट ग्रोथ है, जहां अगर आप रेव पार की ग्रोथ की बात करो तो 13% ईयर ऑन ईयर के लेवल की जो है हमें रेव पार के अंदर ग्रोथ देखने मिली है। फिर इसके साथ साथ इनकी पाइपलाइन भी बहुत अच्छी है। ये लोग 5000 करोड़ के आसपास का केपेक्स करने वाले हैं इन आपका 5 ईयर्स। आपका Q3 जो है बहुत अच्छा था सारी कंपनीज़ के लिए, ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है, 77-78% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है। और आपके होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है बताया क्या, कि जो आपकी डिमांड है कंपैरेटिवली जो आपका सप्लाई है उसको बहुत ज़्यादा आउटपेस कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए आपकी जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ ये जो कंपनीज़ है कॉन्स्टेंटली होटल्स ओपन करते जा रही है। बीट आपकी स्मॉलर कंपनीज़, बीट आपकी बिगर कंपनीज़ लाइक इंडियन होटल कंपनी, ये सारी जो आपकी होटल कंपनीज़ है वो आपके बड़े सिटीज़ के अंदर होटल्स ओपन कर रही है। और अगर आप देखोगे तो मुंबई के अंदर भी गैप है, बेंगलोर, दिल्ली वगैरह हर एक सिटी के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा गैप देखने मिला है। और अभी अगर आप देखोगे तो रेव पार ग्रोथ जो है वो फिर से आनी स्टार्ट हो चुकी है।
अगर आप देखोगे तो Q1 के अंदर रेव पार ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि इलेक्शन का इम्पैक्ट देखने मिला था, बट अब डबल डिजिट रेव पार ग्रोथ जो है हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। और अगर आप होटल के रूम के रेट्स वगैरह भी देखोगे तो रेट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, ये पीक टाइम भी है और इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कॉन्सर्ट्स हो रहे थे, रिसेंटली कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हुआ है, दिलजीत का भी कॉन्सर्ट हुआ था, बाकी इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ लेजर ट्रैवलिंग भी हो रहा है और ऑफिस के केस में भी ट्रैवलिंग हमें देखने मिल रहा है, कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग वगैरह। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो होटल कंपनी जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। इसके साथ साथ इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट ने तो बताया था कि इनका जो Q4 रहेगा वो इनके Q3 से भी बेटर रहेगा। तो हम आगे कुछ क्वार्टर्स के लिए अगर आप देखोगे तो Q3 और Q4 के अंदर, मतलब सिर्फ Q3 और Q4 नहीं, आपके सारे क्वार्टर्स के अंदर आप अच्छी खासी ग्रोथ दे मतलब एंटिसिपेट कर सकते हो। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट यही बता रहा है कि Q4 के अंदर तो ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन ही रहेगा, इसके साथ साथ Q1 के अंदर भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ जो है इन्हें देखने मिलेगी। तो होटल कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है, जो कि आप आपके ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो। फिर आप दूसरे इनके पीयर्स देख लो जैसे कि EIH वगैरह, तो EIH भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। अगर आप EIH की सेल्स को देखोगे तो 7.9% के आसपास ग्रो कर रहा है, मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो अच्छा खासा, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ तो इतनी अच्छी नहीं है बेसिकली, आप EIH की बात करो तो। फिर आप दूसरी कंपनीज देख सकते हो, शैलेट होटल्स के नंबर्स अच्छा है, लेमन ट्री के नंबर अच्छा है। शैलेट होटल ने 22% के आसपास ग्रो किया है। लेमन ट्री ने अगर आप देखोगे तो लेमन ट्री हैज़ ग्रोन अराउंड आपका कुछ 22% के आसपास। मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे तो इंप्रूवमेंट देखने मिला है। अब लेमन ट्री के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, ये इनका जो एसेट वाला डिवीजन है, एसेट वाली जो कंपनी है, अगर आप लेमन ट्री होटल्स के पास देखोगे तो सारे होटल जो है आपके लेमन ट्री होटल्स के पास है, जो होटल्स वगैरह के एसेट्स है वो। अब ये लोग क्या करने वाले हैं, इनकी जो एसेट्स है ये लोग ये इससे दूसरी कंपनी के अंदर शिफ्ट करने वाले, फ्लेयर नाम रखेंगे ये उस कंपनी का, जहाँ इनके सारे एसेट्स होंगे। और लेमन ट्री को जो है ये लोग बेसिकली एसेट लाइट मॉडल पे रखेंगे और लेमन ट्री के पास रेवेन्यूज़ आपके जो है वो मैनेजमेंट फीस वगैरह के थ्रू आएंगे। और इसके वजह से अगर आप देखोगे तो लेमन ट्री का जो एसेट टर्नओवर है वो आपका बाकी कंपेयर टू दूसरी होटल कंपनीज, उसके अंदर भी हमें जो है वो इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ जो है ये कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं आपके होटल कंपनीज़ के अंदर। फिर उसके बाद और कहाँ अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है, इसके साथ साथ अगर आप फार्मा के अंदर देखोगे तो फार्मा की जो भी कंपनीज़ है वो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। आप अगर CDMO कंपनीज़ देखोगे या फिर आप दूसरी कंपनीज़ देखोगे तो सारी कंपनीज़ जो है नंबर्स इंटरेस्टिंग दे रही है, आपके अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ आपका पैड ग्रोथ भी जो है अच्छा खासा हमें देखने मिल रहा है। अब फार्मा के अंदर अगर आप देखोगे तो CDMO सेगमेंट जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको ये सेक्टर्स जो है हम जो भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में वीडियो के अंदर डिस्कशन चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार CDMO क्या होता है, ये सेगमेंट क्या होता है, तो हर एक सेक्टर जो है चैनल के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। आप सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हो, सर्च कर सकते हो और मेरा नाम आगे डाल सकते हो, चैनल का नाम आगे डाल सकते हो, तो आपको वीडियो जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगी और फिर आप उस सेक्टर को जो है ऑटोमेटिकली स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप CDMO कंपनीज़ देखोगे तो CDMO कंपनीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो अमी ऑर्गेनिक्स का जो मैनेजमेंट है कॉन्स्टेंटली अपना गाइडेंस जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। मैनेजमेंट ने पहले 20% का गाइडेंस दिया था, फिर 25 कर दिया, फिर 25 से 30 कर दिया और अब मैनेजमेंट जो है 35% के आसपास गाइडेंस दे रहा है। आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो इस क्वार्टर के अंदर सेल्स ग्रोथ जो है बहुत अच्छी आई। और कभी भी अगर आप वन ऑफ क्वार्टर देखते हो ऐसा कि जहाँ ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिलती है, तो हमें जो है वो क्वार्टर के बाद उस कंपनी को जो है ट्रैक कर देना चाहिए, ट्रैक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अमी ऑर्गेनिक्स के केस में मार्जिन भी इंक्रीज़ देखने मिला है हमें और ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस कंपनी को मिल रहा है, जहाँ इसकी सेल्स सिर्फ 65% से इंक्रीज़ हुई बट पैड ग्रोथ जो है ओवर 160% से इंक्रीज़ हुई। आप अमी ऑर्गेनिक्स को ट्रैक कर सकते हो, इसका बिजनेस समझ सकते हो। इसको भी जो है मैंने प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो के अंदर अमी को भी जो है प्रॉपरली कवर कर रखा है। इनका CDMO वाला सेगमेंट जो है करंटली 90 करोड़ के आसपास है, बट मैनेजमेंट बता रहा है कि CDMO वाला सेगमेंट जो है अगले कुछ 3 सालों के अंदर 10x हो सकता है। तो ये 90 करोड़ वाला सेगमेंट CDMO वाले बिजनेस को ये लोग जो है आपके FY28 तक 1000 करोड़ तक ये सेगमेंट जो है वो चल जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है हमें इस सेगमेंट के अंदर जो है वो देखने मिलेगी। और अमी ऑर्गेनिक्स को अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपके स्पेशलाइज CDMO के अंदर काम करते हैं, इसलिए अगर आप इनके मार्जिन देखोगे तो मार्जिन इतने ज़्यादा हेल्दी है। इसके साथ साथ आप बाकी कंपनीज देखोगे तो हिकल है, हिकल भी अपने Q2 के बारे में बात कर रही थी, आपके H2 के बारे में, Q2 वाले कॉन कॉल के अंदर ये लोग जो है H2 के बारे में बात कर रहे थे FY25 के। मतलब आपके FY25 के अंदर आपका जो Q3 होगा और Q4 होगा उनके नंबर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए।
तो हिकल इसके बारे में बात कर रहा था। इसके साथ साथ अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिला है, लेकिन हिकल के अंदर हमें इतनी अच्छी खासी जो है टॉप लाइन ग्रोथ देखने नहीं मिली है, क्योंकि हिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्रो केमिकल्स का वाला भी सेगमेंट आता है, जो सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है अगर आप हिकल को जाकर चेकआउट करोगे तो। फिर इसके साथ साथ जो बाकी कंपनीज़ है, जैसे कि ब्लू जेट ने भी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करे। ब्लू जेट ने अपनी टॉप लाइन जो है वो ओवर 90% ग्रो करी है, तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। मार्जिन्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो विंडलस जो है, विंडलस भी एक CDMO कंपनी है। ये विंडलस आपका जो है जेनेरिक CDMO के अंदर आता है, तो मार्जिन्स इस केस में अगर आप देखोगे तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, बट इनके मार्जिन्स के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने मिला है। क्यों? क्योंकि इनका जो इंजेक्टेबल वाला फैसिलिटी है वो अभी Q3 FY25 के अंदर स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें मार्जिन्स के अंदर अपटिक थोड़ी देखने मिली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है 20% के आसपास ग्रो कर रही है ये भी कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से। तो यहाँ पे भी ग्रोथ रेट इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो ठीक है, एवरेज ही है वैल्यूएशन। आपका PEG आप जो है खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 2 से अगर कभी भी आपका PEG कम है, 1.5 से कम है, तो मैं तो बोलता हूँ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी उस कंपनी के अंदर देखने मिलेगी आपको। तो उस सेगमेंट के अंदर, उस कंपनी के अंदर आप जो है ऑटोमेटिकली स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अब CDMO कंपनीज़ के अंदर हो क्या रहा है मोर और लेस, अगर आप देखोगे तो मार्जिन सबके इंक्रीज़ हो रहे हैं, टॉप लाइन इंक्रीज़ हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। अब आपको इसके साथ साथ CDMO कंपनीज़ के अंदर ट्रैक क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको जो है कौन से नए मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कब कौन सा मॉलिक्यूल कमर्शियलाइज हो रहा है, किस तरीके से उस मॉलिक्यूल से जो है ग्रोथ देखने मिलेगी हमें टॉप लाइन के अंदर, मार्जिन के अंदर, पैट के अंदर, EPS के अंदर, ये सारे फैक्टर्स जो है आपको ट्रैक करना चाहिए। इसके साथ साथ कौन सी कंपनी के साथ एक्वायर कर रही है किसी को, कोई मर्जर कर रहा है। ये यूजुअली अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनीज के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा होती है। कौन कितना केपेक्स कर रहा है वो भी जो है आप ट्रैक करते रहो। अमी ऑर्गेनिक्स जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये केमिकल्स वाले सेगमेंट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले सेगमेंट के अंदर केपेक्स कर रहा है। इसके साथ साथ ये लोग सेमीकंडक्टर के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह के लिए भी जो है आपका ये लोग एंटर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब जो अगला स्पेस है, चौथा स्पेस जहाँ अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, वो है आपका EMS स्पेस। तो EMS स्पेस के अंदर जो है अगर आप देखोगे तो आपके ACs के थ्रू जो डिमांड है वो बहुत अच्छी खासी देखने मिल रही है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, इपैक ड्यूरेबल्स हो गया, फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एम्बर एंटरप्राइजेस हो गया, आपका काइनेस टेक हो गया। अब काइनेस टेक के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहले ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही थी, बट फिर इसके ग्रोथ रेट के अंदर फॉल देखने मिला, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है लगभग 8000 के लेवल से 4000 के लेवल के आसपास आ चुका है। अगर आप आपकी जो EMS स्पेस के अंदर बात करोगे तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बजट के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेस रिड्यूस करे तो आपका कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ईपैक जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी लगती थी पहले, बट ईपैक के ग्रोथ रेट के अंदर फॉल देखने मिला है हमें। अब रीज़न यही है कि यार इनकी जो श्री सिटी वाली फैसिलिटी है जहाँ ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, अभी इनकी फैसिलिटी जो है वो अभी स्टार्ट हुई है, जहाँ अगर आप देखोगे ईपैक के केस में तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है उस फैसिलिटी के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप इनके पैड ग्रोथ देखोगे तो पैड ग्रोथ जो है 50% से डिग्रो हुई है। लेकिन ईपैक के केस में इंटरेस्टिंग क्या चल रहा था कि ईपैक आपके EMS स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ईपैक इस क्वार्टर के अंदर इतने ज़्यादा फास्ट पेस पे भी ग्रोथ नहीं करना है। मैनेजमेंट जो 40-45% का गाइडेंस दिया था अगले 3 सालों के लिए, वो भी मैनेजमेंट ने विड्रॉ कर दिया है। मार्जिन के अंदर हमें फॉल देखने मिला है। और अगर आप जो ईपैक के पीयर्स देखोगे जो कि ईपैक से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो अगर आप देखोगे तो ईपैक से बेटर ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। अब मैक्सिमम ग्रोथ आपके EMS स्पेस के अंदर आपके AC वाले सेगमेंट से ही, रूम एयर कंडीशनर वाला सेगमेंट और आपका वॉशिंग मशीन वाला सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट से ही जो है मैक्सिमम ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। तो अगर आप देखोगे तो आप AC कंपनीज़ को भी ट्रैक कर सकते हो। AC कंपनीज़ के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। 20-25% के ऊपर का गाइडेंस तो ब्लू स्टार ने ही देकर रखा है। अब ब्लू स्टार और वोल्टास को अगर आप कंपेयर करोगे तो एज़ कम्पेयर टू वोल्टास जो है आपका ब्लू स्टार बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप EMS कंपनीज़ के अंदर बाकी कंपनीज़ पे ट्रैक करते हो तो डिक्सॉन एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ग्रोथ अच्छी खासी हमें देखने मिल रही है डिक्सॉन के अंदर। पिछले कुछ 5 क्वार्टर से ओवर 100% की ग्रोथ देखने मिल रही है। मार्जिन अगर आप डिक्सॉन के केस में देखोगे तो बहुत ज़्यादा लो मार्जिन है। अब EMS कंपनीज़ के अंदर यूजुअली मार्जिन लो होते हैं, क्योंकि कोई कंपनी ODM होती है, कोई OEM होती है, कोई सिर्फ असेंबलिंग के काम के अंदर होती है, कोई खुद का कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा हुआ भी होता है, तो वहाँ मार्जिन यूजुअली ज़्यादा होते हैं। अब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम करते हो उतने ज़्यादा आपके मार्जिन भी जो है वो इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डिक्सॉन के केस में अगर आप देखोगे तो इनका मोबाइल फ़ोन्स वाला बिजनेस जो है अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ से जो है अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है।
तो इसलिए डिक्सॉन के केस में मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स वाले सेगमेंट के अंदर जो है आपका वो वॉल्यूम्स वाला गेम होता है, आपका मार्जिन्स वाला गेम जो है मोबाइल फ़ोन्स वाला सेगमेंट होता नहीं है। तो डिक्सॉन के केस में ये चल रहा है। वैल्यूएशंस तो भाई डिक्सॉन की केस में करंटली पीक पे चल रही है, और ऐसे मार्केट के अंदर आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप ट्रिपल डिजिट वैल्यूएशन अगर कोई भी कंपनी के लिए दे रहे हो तो वो वैल्यूएशन जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए, और ग्रोथ के अंदर जो है हमें सस्टेनेंस दिखना चाहिए। एक बार भी अगर ग्रोथ रेट हिल गई, जैसे काइनेस के केस में हुआ, ग्रोथ रेट के अंदर फॉल देखने मिला, ग्रोथ रेट एक बार हिल गई तो वो कंपनी के अंदर प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो काइनेस के केस में अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी 60-70% के आसपास ग्रो कर रही थी, और वो ग्रोथ रेट अभी सीधा 30% के आसपास जा चुकी है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक भी जो है वो प्राइस से आधा हो चुका है। ये कुछ प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने मिलता है। ईएमएस सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो सप्लाई चेन का इशू देखने मिल रहा था, जहाँ आपको जो है कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, कॉपर वगैरह, वो इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सप्लाई चेन वाला इशू इन्हें देखने मिल रहा था, क्योंकि इन्हें इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। इसके साथ साथ चाइना ने जो है ये सारी डंपिंग आपकी रॉ मटेरियल की यूएस के अंदर कर दी, क्योंकि चाइना को टैरिफ से एस्केप करना था। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सारी कंपनीज़ को जो है प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब ईएमएस सेगमेंट के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी और जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है वो है आपकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। इसका फॉरवर्ड पीई जितना मैंने कैलकुलेट किया है वो पीई जो है 85 के आसपास आता है। और अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ इंटरेस्टिंग क्या है वो देखोगे तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। 85% के आसपास कंपनी ने जो है टॉप लाइन ग्रो करी है अपनी। अभी भी डिमांड सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अगर आप इस कंपनी के केस में देखोगे तो। और इसके साथ साथ कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली अपना गाइडेंस मैनेजमेंट इंक्रीज़ करते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया था 50% रेवेन्यू इंक्रीज़ का, फिर वहाँ से इन्होंने ईयर ऑन ईयर के लेवल पे आपका 75% इंक्रीज़ कर दिया। 75% इंक्रीज़ से ये लोग जो है 85% का रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं आपका FY25 के लिए। और अभी भी अगर आप आउटलुक देखोगे कंपनी का तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हो सकता है गाइडेंस को भी एक्सीड कर दे कंपनी। और पैट का गाइडेंस भी जो है कंपनी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ करते जा रही है, जहां हम FY25 के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट आपका 104% से इंक्रीज़ करेगी ईयर ऑन ईयर के लेवल पे। तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के अंदर करंटली सबसे अच्छी ईएमएस स्पेस के अंदर कंपनी जो है वो ये परफॉर्म कर रही है। डिक्सॉन के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन जो है करंटली एट द टॉप है अगर आप डिक्सॉन के केस में देखोगे तो। इसके बाद अगर आप कंजम्पशन सेक्टर के आओगे, कंजम्पशन वाले सेगमेंट पे आओगे तो कंजम्पशन वाले सेगमेंट के अंदर आपकी जो ज्वेलरी कंपनीज़ है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, आपका टाइटन हो गया, ये सारी ज्वेलरी कंपनीज अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। अगर आप कल्याण को देखोगे तो इन्होंने 44% के आसपास टॉप लाइन इंक्रीज़ करी, टाइटन 25% के आसपास ग्रो कर रहा है, गाडगिल भी जो है अच्छी खासी गाइडेंस दे रहा है। स्काई गोल्ड अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड एक इंटरेस्टिंग प्लेयर है जो कि ओवर 100% ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्काई गोल्ड जो है एक B2B प्लेयर है, जो कि आपके सारी ज्वेलरी रिटेल कंपनीज़ है, जैसे कि कल्याण हो गया, सेंको हो गया, ये सारी कंपनीज़ को जो है वो आपकी B2B सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन कर दे देता है। तो यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर आप इस सेक्टर के अंदर ढूंढोगे तो कुछ स्टॉक्स के अंदर कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जहाँ वैल्यूएशन के अंदर जो है अच्छा खासा करेक्शन देखने मिला, और पीई जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है कुछ स्टॉक्स के अंदर। कल्याण जो है मैंने देखा सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आपके पीयर्स। इतना बड़ा बेस होने के बाद भी कल्याण जो है गाडगिल से थोड़ा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है, और आपके जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनसे भी जो है कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। फिर उसके बाद अगर आप कंजम्पशन सेगमेंट के अंदर देखोगे तो ये ज्वेलरी कंपनीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका Q3 के अंदर और Q4 के अंदर इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम वेडिंग्स रहेगी, और जितनी ज़्यादा इंडिया के अंदर वेडिंग होती है आपका गोल्ड का कंजम्पशन भी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और इंडिया के अंदर करंटली डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसलिए डिमांड भी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए आपकी सारी ज्वेलरी कंपनीज जो है अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है। फिर उसके बाद जो आपकी वैल्यू रिटेल कंपनीज है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, जैसे कि आपका ट्रेंड हो गया। तो ट्रेंड भी अगर आप देखोगे तो कुछ क्वार्टर से बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही थी, ओवर 50%। लेकिन अभी अगर आप ट्रेंड की ग्रोथ रेट देखोगे तो ट्रेंड की ग्रोथ रेट के अंदर भी जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला है। जहाँ ट्रेंड 50-60% के आसपास ग्रो करता था, अभी वो करंटली 35% के आसपास ग्रो कर रहा है। लेकिन इसके अगर आप पीयर्स देखोगे तो V2 रिटेल एक पीयर है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। इस केस में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि ये लोग 50% CAGR के रेट पे ग्रो कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग गाइडेंस है। और अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल जो है लॉस से पैट पॉजिटिव पे आया है। तो इनके केस में अगर आप देखोगे
तो चीज़ें क्या हुई है कि अभी मैनेजमेंट ने जो है आपका FY26 के अंदर मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इनके सारे क्वार्टर जो है 4 क्वार्टर्स पैट पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि इनका जो Q2 है करंटली वो पैट नेगेटिव था। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो V2 ने Q3 के अंदर ही जो है अपनी सेल्स 58% से इंक्रीज़ करी है। मार्जिन्स के अंदर हमें V2 के इंक्रीज़ देखने मिला है, और इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। वैल्यू रिटेल स्पेस के अंदर V2 एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, वो जो कि आप स्टडी कर सकते हो, और वैल्यूएशंस वो आप खुद एनालाइज कर लेना भाई। V2 के ऊपर हमने जो है चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस कवर कर रखे, तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल वगैरह समझना है तो इसके साथ साथ इनकी कॉन कॉल भी जो है ये वाली इंटरेस्टिंग हुई थी, जो कि आप खुद जाकर पढ़ सकते हो। और उसके बाद Q4 के अंदर भी मैनेजमेंट जो है अच्छा खासा पैट अज्यूम कर रहा है। यूजुअली अगर आप आपकी कंपनीज़ के अंदर देखोगे तो Q1, Q3 और Q4 ये तीनों क्वार्टर्स होते हैं आपकी वैल्यू रिटेल कंपनीज़ के लिए, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स होते हैं। और Q4 के अंदर भी मैनेजमेंट जो है अच्छा खासा पैट का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है आपका, क्योंकि आपका वेडिंग सीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ सेल्स जो है अच्छी खासी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके साथ साथ V2 के बारे में एक चीज़ ये है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके वजह से वैल्यू अगर आप ग्रोथ देखोगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है इनके वैल्यू रिटेल वाले सेगमेंट के अंदर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी जो है रिटेल कंपनीज़ के अंदर अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप वो फैक्टर भी देख रहे हो तो V2 रिटेल के केस में 25-30% के आसपास सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, जो कि एक और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप बाकी चीज़ें देखोगे तो बाकी चीज़ों के केस में आप देख सकते हो कि यार आपका जो दूसरा प्लेयर है स्टाइल बाज़ार, अब स्टाइल बाज़ार के केस में अगर आप देखोगे तो वो V2 जितना फास्ट पेस पे ग्रो नहीं कर रहा है। स्टाइल बाज़ार को देखोगे आप तो ये लोग सिर्फ 23% के आसपास सेल्स ग्रोथ देखने मिले हमें इस कंपनी के अंदर, क्योंकि अब मैनेजमेंट तो बता रहा है कि यार डिमांड शिफ्ट देखने मिला है दुर्गा पूजा की वजह से। आपका Q2 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू आपका Q3, बट भाई आप रीजंस दे सकते हो, लेकिन सेल्स के ग्रोथ के पेस के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। मार्जिन्स अगर आप कंपेयर करोगे तो हाँ भाई मार्जिन्स जो है वो मोर और लेस थोड़ा इंप्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू आपके प्रीवियस क्वार्टर्स, लेकिन बाज़ार स्टाइल से अगर आप कंपेयर करोगे तो मैनेजमेंट ने आपका 25% के आसपास का ही गाइडेंस दिया था। बट अब मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने आकर बताया कि इनका जो 25% का गाइडेंस है वो खुद आके इन्होंने 30% पे इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब क्या कि जब आपका मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है या फिर जब गाइडेंस इंक्रीज़ कर रहा है, तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि यार सेक्टर के अंदर टेलविंड्स बहुत ज़्यादा है। अब आपका ज्वेलरी सेक्टर जाकर स्टडी कर सकते हो, वैल्यू रिटेल खुद जाकर स्टडी कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस जो है वो कवर किए हुए हैं। फिर इसके साथ साथ अब क्विक कॉमर्स के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके ऊपर कवर कर चुका हूँ, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि जोमेटो के केस में अगर आप ब्लिंकिट देखोगे और स्विगी के केस में इंस्टामार्ट, ये क्विक कॉमर्स वाले दोनों सेगमेंट के अंदर ओवर 100% की ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। इन जोमेटो ने पहले गाइडेंस दिया था कि ये लोग कुछ 2000 स्टोर्स ओपन करेंगे बाय द ईयर आपका FY26, बट वो गाइडेंस अभी सीधा इन्होंने बोल दिया है कि ये आपका दिसंबर के FY25 के एंड तक ही ये लोग जो है और 1000 स्टोर्स ओपन कर देंगे, जो कि ब्लिंकिट के स्टोर्स को जो है 2000 स्टोर्स के आसपास लेके चल जाएगा। अभी करंटली ब्लिंकिट के स्टोर्स अगर आप देखोगे तो 1000 के आसपास है। अगर आप देखोगे तो जोमेटो और स्विगी के केस में मार्जिन्स प्रेशर में, क्योंकि ये लोग स्टोर्स एक्सपांशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी, दोनों भी पीयर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे स्टोर एक्सपांशन कर रहे हैं, मतलब ये लोग जो है मार्केट शेयर के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन इस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। अब मार्जिन्स के लिए किस तरीके से ये लोग फाइट करेंगे वो देखने की चीज़ है। अब जोमेटो और स्विगी दोनों के अंदर एक चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है कि यार इनका जो दूसरा वाला सेगमेंट, मतलब इनका जो मेन बिजनेस था फूड बिजनेस, वहाँ पे जो है फॉल देखने मिला है ग्रोथ रेट के अंदर। और स्विगी और जोमेटो को अगर आप कंपेयर करोगे तो जोमेटो जो है स्विगी से बहुत ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप स्विगी के केस में देखोगे तो स्विगी के आपके जो इंस्टामार्ट के स्टोर से वो कम है, और ग्रोथ रेट अगर आप स्विगी और ब्लिंकिट का कंपेयर करोगे, मतलब आपके इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट का, तो ब्लिंकिट जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू आपका स्विगीज़। और आपका जोमेटो जो है ऑलरेडी पैट पॉजिटिव हो चुका है अपने फूड बिजनेस के अंदर, और स्विगी अभी तक एबिटा ब्रेक इवन भी नहीं कर रहा है। स्विगी को अभी एबिटा ब्रेक इवन करने के लिए भी बहुत टाइम है। ओवरऑल इन्होंने कंपनी के हिसाब से कुछ Q3 FY26 का टाइमलाइन बताया था, तो अब देखते हैं कि चीज़ें जो है वो किस तरीके से प्ले आउट होती है। अब जोमेटो को स्विगी से ज़्यादा वैल्यूएशन क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी पैट पॉजिटिव है। इनका ब्लिंकिट भी एबिटा ब्रेक इवन पे चल रहा था, लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने के लिए अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो हमें ट्रैक कर देखना चाहिए, वो चीज़ें जो है हमें समझनी पड़ेगी।
बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अभी करंटली अभी के पेस पे मैं बताऊँ तो ज़ोमैटो जो है स्विगी से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट आप दोनों कंपनीज़ को जाकर जो है वो स्टडी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी जो टेक्सटाइल कंपनीज़ है, अपैरल कंपनीज़, जैसे कि थॉमस स्कॉट के नंबर्स आए अभी। थॉमस स्कॉट ने बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने अगर आप देखोगे तो सेल जो है ओवर 110% से इंक्रीज़ की है। और Q1 के अंदर से अगर आप देखोगे थॉमस स्कॉट के अंदर, तो अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें इस कंपनी के अंदर देखने मिल रही है। वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो डिसेंट वैल्यूएशन में कंपनी अवेलेबल है। फिर आप दूसरी कंपनी ट्रैक करते हो तो किटेक्स के केस में अगर आप देख लो, किटेक्स के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन यहाँ भी ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। उसके बाद अगर आप बाकी कंपनीज, अब मेरा एम है कि यार मैं टेक्सटाइल कंपनीज़ के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँ, ट्राई करूँगा इस हफ्ते के अंदर लेकर आना। संडे तक मैं सोच रहा हूँ कि टेक्सटाइल पूरा सेक्टर को जो है एक वीडियो के अंदर कवर अप करके जो है वो वीडियो डिलीवर कर दूँ। तो वो भी वीडियो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर क्या ट्रैक करना चाहिए और किस तरीके की ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रही है। फिर इसके साथ साथ अगर आप बाकी गारमेंट प्लेयर्स ट्रैक करोगे तो पर्ल ग्लोबल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप अगर दूसरे प्लेयर्स देखोगे तो दूसरे आपके टेक्सटाइल के जो प्लेयर्स है, सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ प्लेयर्स को छोड़ के। तो अपैरल स्पेस और आपका गारमेंट स्पेस वाले जो भी प्लेयर्स है, उसमें ग्रोथ रेट्स बहुत अच्छी देखने मिल रही है हमें। और अर्निंग्स ग्रोथ भी जो है हमें अच्छी खासी देखने मिल रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हेल्थ केयर वाले सेगमेंट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। हेल्थ केयर वाले सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो भी हॉस्पिटल्स है, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, मैक्स हेल्थ केयर करंटली सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर आप इन कंपनीज़ के अंदर ट्रैक कर रहे हो, आपकी हेल्थ केयर कंपनीज़ के अंदर, तो चीज़ें क्या है कि इसमें भी चीज़ें जो है धीरे धीरे आपका अनऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल्स की तरफ चीज़ें जो है ज़्यादा शिफ्ट हो रही है। और अगर आप हेल्थ केयर कंपनीज ट्रैक करते हो तो आपका आरपॉप जो है वो ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बाहर से कंपेयर करोगे इंडिया को, तो इंडिया के अंदर जो है आपका कॉस्ट जो है ऑपरेशंस का या फिर आपका बाकी मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो उसका कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू आपका बाकी आउटर कंट्रीज़, फॉरेन कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा कम है। जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा टेलविंड्स है, बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। और अगर आप देखोगे तो हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर सारी कंपनी जो है केपेक्स कर रही है। ग्रीनफील्ड केपेक्स हो गया, ब्राउनफील्ड केपेक्स हो गया, हर एक कंपनी के अंदर चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे तो मैक्स हेल्थ केयर हो गया, आप अपोलो हॉस्पिटल्स को देखो, ये लोग भी केपेक्स कर रहे हैं। और आरपॉप आप इन कंपनीज़ का ट्रैक करते रहो, टॉप लाइन ग्रोथ ट्रैक करते रहो। अगर आप देखोगे तो यथार्थ भी जो है एक इंटरेस्टिंग प्लेयर लग रहा था। यथार्थ का जो टैक्स इशू हो गया तो यथार्थ के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम देखने मिला है। और अभी अभी इन्होंने जो है 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर की है, तो इसकी वजह से इन्हें जो है अभी एक्सपेंस लेने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यथार्थ के ग्रोथ रेट के अंदर फॉल देखने मिला है और इसके मार्जिन्स के अंदर भी फॉल देखने मिला है। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इनके जो 25% के मार्जिन्स रहेंगे वो सस्टेन रहेंगे। तो वो हमें देखना है कि यार किस तरीके से यथार्थ के लिए भी जो चीज़ें हैं वो प्ले आउट होती है। तो यथार्थ का जो है वो टैक्स वाला इशू देखने मिल गया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने मिला है कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो। और ऑब्वियसली अगर आप हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार आप सीधा जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपका एकदम पीक हो जाएगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यथार्थ के अंदर धीरे धीरे बनेगा। और फिर अगर आप देखोगे तो 2 से 3 क्वार्टर लगेगी यथार्थ के अंदर पैड ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर के लेवल पर जो पैड ग्रोथ चल रही थी वो फिर से आने के लिए 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यथार्थ का भी जो है स्टॉक अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, चांसेस है, क्योंकि अभी तक जो ग्रोथ आना है कंपनी के अंदर उसके लिए टाइम है। ऐसे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने 30% का टॉप लाइन ग्रोथ गाइड करके रखा है इस साल के लिए, तो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती है। लेकिन यथार्थ से बेटर मुझे मैक्स लगता है। अब रीज़न बीइंग कि मैक्स जो है इतने बड़े बेस पे भी यथार्थ से ज़्यादा फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है, तो मैक्स के बारे में मुझे ये चीज़ जो है इंटरेस्टिंग लगती है। फिर उसके बाद जो है आप बाकी हेल्थ केयर कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि फोर्टिस हेल्थ है, आपका ग्लोबल हेल्थ है, नारायण है, हृदयालय है, किम्स है आपका। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक और छोटी माइक्रो कैप कंपनी है असरफी हॉस्पिटल। अब इसको जो है मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, जो कि आप जाकर देख सकते हो। ये भी एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इनके कैंसर के भी हॉस्पिटल्स है। 50 बेड्स के आसपास इनके सिर्फ कैंसर के बेड्स है, और ये उसे 150 बेड्स के आसपास लेकर जाने वाले, जहाँ इनके मार्जिन इंक्रीज़ हो गए। बट इससे भी बेटर मुझे आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लगते हैं, क्योंकि ये अगर आप बड़े प्लेयर से कंपेयर करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पेस पे जो है ये लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्मॉल डिफेंस कंपनीज़ है, जैसे कि कृष्णा डिफेंस है। अब कृष्णा डिफेंस जो है एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आप इनकी कौन कॉल जाकर स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है। अगर आप इनके Q3 के अपडेट्स देखोगे तो कंपनी ने जो है आराम से 40% प्लस का जो ग्रोथ का गाइडेंस है वो देकर रखा है। फिर उसके बाद अगर आप इनके Q3 के नंबर्स देखोगे तो Q3 के अंदर भी जो है इन्होंने अपनी टॉप लाइन कुछ 200% से इंक्रीज़ करी।
और इनके जो डिफेंस से जो है मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। इनका पहले मिल्क वाला बिजनेस था कि मिल्क के जो कैंस वगैरह होते थे वो ये लोग बनाते थे, बट अभी इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो डिफेंस से ही आ रहे हैं। यहाँ अगर आप देख सकते हो तो टॉप लाइन का अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, मैनेजमेंट की पिक्स वगैरह भी कर रहा है यहाँ, और ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 40% के आसपास कंपनी का मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि ये लोग ग्रो करेंगे 40% प्लस ही। और अगर आपका जो FY25 का ग्रोथ रेट देखोगे तो FY25 के अंदर ये लोग जो है ओवर 100% ग्रो करेंगे। तो कृष्णा डिफेंस हो गया, या फिर आप दूसरे इनके पीयर्स देखोगे तो जेन टेक्नोलॉजीज भी एक कंपनी होगी जिसका पी थोड़ा एक्सपेंसिव है। अभी करेक्शन देखने मिला है स्टॉक के अंदर, अगर आप देखोगे तो पहले तो कंपनी जो है 100 के पी के आसपास ट्रेड कर रही थी, 107 के आसपास पी जा चुका था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ भी ग्रोथ इंटरेस्टिंग हमें देखने मिल रही है, जहाँ आप देखोगे तो ओवर 100% कंपनी ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है। और गाइडेंस भी उन्होंने वैसा ही दिया है कि ये लोग अगले कुछ 1 से 2 सालों के लिए जो है आराम से 100% के आसपास ग्रो कर सकते हैं। फिर बाकी जो छोटी दूसरी कंपनीज़ है डिफेंस सेगमेंट के अंदर, जो कि टेम्बो ग्लोबल है, ये भी नंबर्स अच्छे रिपोर्ट कर रही है। अगर आप देखते हो तो वैल्यूएशन भी डिसेंट है, ठीक ठाक सी है वैल्यूएशन वाइज भी अगर आप देखोगे तो। और फिर उसके बाद अगर आप बाकी दूसरी कंपनीज़ देखोगे तो बाकी दूसरे सेक्टर के अंदर भी जो है एज़ कम्पेयर टू आपके ये सारे सेक्टर्स, यहाँ पे ग्रोथ जो है अच्छी खासी हमें जो है वो देखने मिल रही है। तो ये आप इंडिविजुअली जाकर जो है स्टडी कर सकते हो, चीज़ें जो है वो समझ सकते हो। आपके रिसाइकलिंग वाले सेक्टर के अंदर भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है, बट मेनली यही सारे सेक्टर्स थे जो कि हमने डिस्कशन किए जहाँ अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही थी। और ये कुछ 9 से 10 सेक्टर है जो कि आप अगले कुछ सालों के लिए अच्छी खासी अर्निंग्स ग्रोथ दे सकते हैं, बट आपको इनकी कॉन कॉल्स ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है चीज़ें प्ले आउट हो रही है, नहीं तो प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ऐसा ना हो कि यार बाद में प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो माइक्रो फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट फिर माइक्रो फाइनेंस का भी अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल ख़राब हो गई। तो कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनीज़, अब कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनीज़ भी जो है पहले अच्छी अर्निंग प्रोवाइड कर रही थी, आपकी CDSL हो गया, आपके वेल्थ मैनेजर्स हो गए जैसे कि नुवामा वगैरह, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब मार्केट ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो इनका कैपिटल मार्केट की जो साइकिल है वो भी सारी कंपनीज़ ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। तो आपकी ये कंपनीज़ कब अच्छा परफॉर्म करेगी, जब आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपकी कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनी जो है अच्छा साथ में परफॉर्म करेगी। बीट आपका वेल्थ मैनेजर्स हो गया, आपका डिपॉजिटरी हो गया, आपका जो RTS वगैरह हो गए, वो सारे हो गए, तो सारे एक साथ अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर सारे एक साथ खराब परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही थी, बट इस क्वार्टर से अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी ख़राब हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो आपका HDFC AMC वगैरह हो गया, आपका निपॉन AMC हो गया, तो आप ये सारी कंपनीज़ को ट्रैक कर सकते हो। और जब कैपिटल मार्केट की साइकिल जो है आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी तब हो सकता है कि यार ये कंपनीज़ भी जो है इंटरेस्टिंग लगने लगे। अभी तो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इनका। Q3 के अंदर इनके अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आई है, Q3 के अंदर सबके अंदर ग्रोथ अच्छी है, बट SIPs के अंदर इनफ्लो के अंदर स्लो डाउन देखने मिला है, मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा पेसिमिज्म देखने मिला है। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्ले आउट होता है। और अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा तो Q4 के अंदर कैपिटल मार्केट वाली सारी कंपनी जो है वो ख़राब परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगले 5 साल के हिसाब से मैं कैपिटल मार्केट की कंपनीज़ के बारे में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री अगर मैं देखूँ तो इंटरेस्टिंग ग्रोथ देखने मिलेगी हमें अर्निंग्स के केस में। और अगर आप कैपिटल मार्केट की साइकिल के केस में अगर आप देखोगे तो आपने पिछले बुल साइकिल के पीक पे इन्वेस्ट किया था, तो आप अगले बुल साइकिल के पीक पे जो है आपके पैसे जो है ऑलरेडी 2x हो चुके रहेंगे हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो। बट चीज़ वही है यार कि हाँ वैल्यूएशन के अंदर कूल डाउन देखने मिला है हमें, बट साइकिल ख़राब है। अब मैं यूजुअली कंपनीज़ को ट्रैक करता हूँ, तो जब साइकिल वगैरह ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी तो मैं कंपनीज़ ऑटोमेटिकली कंसिडर करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए तो जो है कैपिटल मार्केट के कंपनीज़ के अंदर जो है इतना इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो इस वीडियो को जो है इतना ही रखेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग चीज़ें क्या चल रही है उसके बारे में आइडिया लगा होगा। अब सारे सेक्टर को जो है मैं चैनल पे कवर कर चुका हूँ, तो आप इंडिविजुअली वीडियो जाकर जो है चैनल पे ढूंढ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, जहाँ आपको हर एक सेक्टर के इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में जो है आइडिया लग जाएगा। बाकी होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने मिला होगा, आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि कहाँ अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है। और ये सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ जो हमने इस वीडियो में कवर किए, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 1 साल के अंदर मतलब आपका FY25 मतलब आपका 2025 और आपका 2026 के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ जो है हमें देखने मिल सकती है अर्निंग्स के अंदर, जहाँ अच्छी खासी PE री रेटिंग हो सकती है ये सारे सेक्टर्स के अंदर। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये सारे सेक्टर की कंपनीज़ को ट्रैक करते रहो, इनकी कॉन कॉल्स पढ़ो, इनके बारे में समझो, पढ़ो, और फिर आपको जो है आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे वीडियोस भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।